Okay. We'll start in a minute. Okay. Somebody needs to tell me if you are able to see my screen. Yes, we can see. Okay, great. So we are going to finish off chapter 3, or try to finish off chapter 3 today. So last time what we talked about is, by the way, before that, some announcements. We have grades for homework 1 and quiz 3 out. So if there are any contestations, any concern, you need to send an email. Instructions have been sent via LMS, so just follow those instructions. The solutions for quiz 3 have also been, sample solutions for those have also been uploaded on the LMS resources section. Okay. So last time what we did is, we talked about independence of events. And we related this with the relation with conditional probability. ये भी हमने last time develop की. And then we did a few examples. We also did independence of more than 2 events, more than 3, 2, 3, 4 events. Then we also talked about parallel and series systems. उसमें components लगे थे. The probability of each component failing is some probability. Components are independent. Parallel system काम करेगा if any of the component works. Series system काम करेगा if all the components work. तो उसकी system की working की probability जो है वो भी हमने मालूम की थी. ठीक है. And then last thing that we were doing last time, and I will have a very quick review of that again, is कि order of happening of events. ये last time हमने किया था, अभी हम quick से repeat करेंगे. Order of happening of events, okay, in independent trials. इसका क्या मतलब है? In independent trials. Independent trials का मतलब है कि आपने एक एक्सपेरिमेंट को लेके बार बार रिपीट करना है. एक एक्सपेरिमेंट को लेके बार बार रिपीट करना है. ठीक है. और जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें से कुछ आउटकम्स होंगी, सैंपल स्पेस के अंदर कोई इवेंट्स होंगे. ठीक है. एक इवेंट ऐसा है जिसको आप कहते हैं ये विन है, एक इवेंट ऐसा है जिसको आप कहते हैं लूज है. ठीक है. और बाकी उसके अलावा विन और लूज के अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं. मिसाल के तौर पे यू हैव दिस entire sample space in one trial. So you may have a win, you may have a loss, and then there is everything else. ये सब चीजें उसके अलावा है, win और loss के अलावा है. ठीक है. So now what you will do is that कि आपने एक दफा एक्सपेरिमेंट किया, अगर पहली दफा जीत गए तो गेम ओवर.
अगर पहली दफा लूज कर गए तो भी गेम ओवर, ठीक है। जहां पे पहला विन या पहला लूज आ गया वहां पे गेम इज ओवर एंड देन यू विल इवेंचुअली लूज द गेम, इवेंचुअली लूज द गेम। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पहली दफा आपने एक्सपेरिमेंट किया, ना विन आया ना लूज आया, ना विन आया ना लूज आया, ठीक है। इन दैट केस व्हाट विल यू डू, यू विल रिपीट द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एंड व्हेन यू रिपीट द एक्सपेरिमेंट दैट इज एन इंडिपेंडेंट ट्रायल ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट, तो इसलिए इसको जो है ना इंडिपेंडेंट ट्रायल कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल आपको देते हैं कि जो हमने लास्ट टाइम की थी कि थ्रो टू डाइस टुगेदर, थ्रो टू डाइस टुगेदर एंड नोट द सम, नोट द सम ऑफ फेसेस। सम क्या क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है, दोनों पे 1 1 आ जाए, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक हो सकता है, 2 से लेके 12 तक हमारे पास सम हो सकता है, ठीक है। उसमें से हम कहते हैं कि 5 इज अ विन and 7 is a loss, 5 is a win and 7 is a loss, ठीक है। Now मैं चाहता हूं कि probability of sum of 5 appears before sum of 7, ठीक है। हो सकता है पहली दफा ही आ जाए और हो सकता है पहली दफा आप जीत जाएं, हो सकता है पहली दफा आप हार जाएं, लेकिन यू डोंट नो, लेकिन यू डोंट नो। ये हमने चैप्टर 2 में इसका सॉल्यूशन किया था एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट, वो हमने लास्ट टाइम रिपीट भी किया, होमवर्क के अंदर प्रॉब्लम भी था, सो देयर इज नो नीड टू रिपीट दैट। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज कि हमें ये पता है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 और लेट मी जस्ट से सम ऑफ 5 ऑन वन ट्रायल, एक ट्रायल के अंदर 5 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, ये हमने जो है ना लास्ट टाइम ये देखा था इस डायग्राम से, ये लास्ट टाइम हमने इस डायग्राम से देखा था। सो आई एम गोइंग टू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस डायग्राम अगेन, कॉपी एंड पेस्ट, सो द सम इज 5, there is only 4 possible ways of doing that। ये यहाँ पे ये शो हुआ भाई, ये जो येलो के अंदर हाईलाइटेड है, ये येलो हाईलाइटेड जो है, so this is sum of 5, this is sum of 5 कि एक पे 4, एक पे 1 आ गया, एक पे 2 3 आ गया, फिर 3 2 आ गया, 1 4 आ गया, so ये there are only 4 ways of doing it, so this is 4 out of 36, 4 out of 36। now the probability of sum of 7 on one trial, this is answers in the chat window just to see that everyone is awake. Anyone? Probability that you will see a sum of 7 is 6 out of 36 or 1 over 6। thank you very much जिसने भी जवाब दिया। now मैं ये चाहता हूं कि अब हमने रिपीटेड ट्रायल्स करने हैं, मैं चाहता हूं कि ये सम ऑफ 5 जो है ये सम ऑफ 7 से पहले आ जाए, which is our eventual win, which is our eventual win। so E is the event that you will eventually see a 5 before a 7 and probability of E is required, probability of E is required, ठीक है। लेट मी कॉल दिस इवेंट, ये जो हमने इवेंट लिखा है कि सम ऑफ 5 ऑन वन सिंगल ट्रायल, कौन सा ट्रायल, पहला हो दूसरा हो तीसरा, इट डजंट मैटर क्योंकि सारे ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हैं, सारे ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हैं। एक दफा आपने 2 डाइस को रोल किया, 5 आने की प्रोबेबिलिटी सबने कहा है कि ये 4 over 36 है, लेट मी कॉल दिस इवेंट एफ, ठीक है। एंड सम ऑफ 7 ऑन वन सिंगल ट्रायल, लेट मी कॉल इट जी, ठीक है। I want everyone to very importantly understand the difference between F and E, difference between F and E। F क्या इवेंट है, F is the event कि किसी एक ट्रायल के ऊपर आपके पास 5 आ जाए, ठीक है। E is the event कि आपने ये सीरीज ऑफ ट्रायल्स करने हैं, कब तक करने हैं, जब तक
जीत जाएं या हार जाएं, ठीक है। सीरीज ई इज ए सीक्वेंस ऑफ ट्रायल्स के अंदर एक इवेंट है। वो कौन सा इवेंट है कि यू सी अ 5 बिफोर अ 7, यू विल इवेंचुअली सी अ 5 बिफोर अ 7। सो very important to understand the difference between F and E। F का मतलब है एक ट्रायल के ऊपर आपके पास 5 आ जाए, E का मतलब है आपके पास 5 नजर आ जाए, सम 5 नजर आ जाए बिफोर यू सी अ सम ऑफ 7। चाहे E करने के लिए आपको भले 50 ट्रायल करने पड़े, 30 ट्रायल करने पड़े, जितने भी ट्रायल करने पड़े, F के लिए सिर्फ एक ही ट्रायल करना है। F के लिए सिर्फ एक ही ट्रायल करना है। सो everyone understands the difference between E and F? Yes or no? Yes, Hassan, thank you. Fahad, Shafaraz, Ibrahim, yes, thank you, thank you. Great. Okay, so now what I would like to do is, देखें F और G के अलावा भी कुछ और हो सकता है। F और G are mutually exclusive. F and G are mutually exclusive, but they are not collectively exhaustive. Why? Because 5 और 7 के अलावा भी दुनिया में और चीजें वो भी तो आ सकती हैं। 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 आ सकता है, 8, 9, 10, 11, 12 तक आ सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी कॉल दिस इवेंट H. H is an event that on a single trial, you neither see a sum of 5 or a sum of 7। ना आपको 7 नजर आएगा ना 5 नजर आएगा। So I am interested in finding the probability of H. So if you notice कि F, G और H जो हैं ये collectively exhaustive हैं, इनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। या 5 आएगा या 7 आएगा या कुछ और आएगा। अगर कुछ और आएगा तो H होगा, ठीक है। सो दैट मीन्स कि probability of H is going to be 1 minus probability of F minus probability of G, which is equal to 1 minus 4 plus 6 over 36, it's 26 over 36, ठीक है। This is great. Thank you, Hassan or Hassan, but however you pronounce it. Okay. So H की हमें probability पता चल गई, ठीक है। Now, how do I find the probability of E? ये F, G और H तो बड़े आसान थे। ये तो एक ट्रायल के अंदर हमने ये देखा, हमने सैंपल स्पेस को वहां से खट करके आंसर लिख दिए। ये 4/36 भी खट लिख दिया, 6/36 भी खट लिख दिया, और 26/36 भी वहां से या काउंट कर लें या 1 में से माइनस कर लें, ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। So no big deal with F, G and H. I am interested in finding the probability of E, ठीक है। probability of E कैसे फाइंड करेंगे? उसको फाइंड करने के लिए जो एक तो चैप्टर 2 का तरीका था, now I am going to use a conditioning method, ठीक है। condition on the outcome of first trial, पहला ट्रायल आप करें उसकी आउटकम के ऊपर आप फैसला करना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को मैं लिख सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, probability of E given H, probability of H. Why can I write this? Because this is partitions. This is law of total probability. F, G and H, they make the entire sample space and they are mutually exclusive. F, G and H are mutually exclusive and collectively exhaustive. So I can write an equation like this. This is from the law of total probability. Now, what are these guys? Probability of E given F. ये जरा बताएं क्या चीज है? Probability of E given F. E है eventually you will see a 5 before a 7. F का मतलब है पहले ट्रायल पे ही 5 आ गया। ओ भाई, अगर पहले ट्रायल पे ही 5 आ गया है, तो फिर तो आप जीत गए हैं गेम। अब आपको आगे गेम चलाने की जरूरत ही नहीं है। So the probability of E given F, would be, इब्राहिम साहब, इब्राहिम ने कहा कि 1 है। एनीवन एल्स? 0, 1/36, 0। देखें E क्या इवेंट है, फिर से सोचें। E क्या इवेंट है? E वो इवेंट है, वो लोग 0 और 1/36 कह रहे हैं। E वो इवेंट है कि आपने
सीक्वेंस ऑफ ट्रायल्स करते जानिए और 5 7 से पहले आ जाए, 5 जो है वो 7 से पहले आ जाए। एफ वो इवेंट है, वो कहता है कि पहले ही ट्रायल के ऊपर आपका 5 आ गया है। अगर भाई पहले ट्रायल पे आपका 5 आ गया है, ठीक है, तो गेम खत्म हो चुकी है, आप जीत चुके हैं, ठीक है। इफ यू गेट 5 बिफोर 7 देन यू हैव वॉन द मैच, यू हैव वॉन द टूर्नामेंट, ठीक है। देयर इज नो नीड टू प्ले अदर मैचेस, आप सीरीज जीत चुके हैं, आप सीरीज जीत चुके हैं, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F is 1. You are guaranteed that E will occur if F occurs. If F occurs, then you are guaranteed that E has already occurred. You have already seen 5 before 7. अब मैंने आपको बता दिया है F पहले ट्रायल के ऊपर 5 आ गया है, तो कोई पॉसिबिलिटी है कि 7 उससे पहले आ जाए? नहीं, कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले ट्रायल के ऊपर ही 5 आ गया है, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F is 1. What is probability of E given G? E given G, अगर पहले ट्रायल के ऊपर ही 7 आ गया, what would that be? 0. 0. Thank you everyone. Shafaraz, Ibrahim, Saleha, and everyone else who is thinking it should be 0. Yeah. So why it is 0? Because E is the event कि आपको 5 7 से पहले नजर आना चाहिए इन अ सीक्वेंस ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। जी जो है वो कहता है पहला ट्रायल करो और 7 आ जाए। भाई अगर 7 पहले ही आ गया तो देयर इज नो वे यू कैन सी अ 5 बिफोर द 7। पहले ट्रायल से पहले तो कुछ थोड़ी देख सकते हैं, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन G इज गोइंग टू बी 0. This one, the third one, probability of E given H. H का मतलब है कि कुछ और आ जाए, ना 5 आया ना 7 आया, ना 5 आया ना 7 आया, तो what is probability of E given H? Can I simplify this? Can I simplify this? देखें, अगर आपने अभी गेम स्टार्ट ही नहीं की, पहला ट्रायल भी नहीं किया, तो आप अभी ब्लाइंडली खड़े हुए हैं, आपको पता नहीं 5 आएगा या 7 आएगा, कुछ पता नहीं है। इक्वल चांस है आपके पास, वेल एक्चुअली इक्वल चांस नहीं है, 4/36 चांस है कि 5 आ जाएगा, 6/36 है कि आपके पास 7 आएगा सामने, ठीक है। नाउ पहले ट्रायल जब आपने कर लिया और ना 5 आया ना 7 आया, तो देन यू आर बैक टू स्क्वायर 1। आप उसी जगह पे खड़े हैं जहां पे पहले ट्रायल से पहले खड़े थे, आपको कोई फायदा नहीं हुआ। अब आपने दोबारा उसी तरह से गेम खेलनी है, दोबारा उसी तरह से गेम खेलनी है और फिर देखना है कि पहले 5 आएगा या पहले 7 आएगा। सो थिंक ऑफ द सेकंड ट्रायल, थिंक ऑफ द सेकंड ट्रायल एज इफ कि पहला ट्रायल हुआ ही नहीं है, उसको आप मिटाई दें, इसको इरेज ही कर दें। सो दिस वुड एक्चुअली बी the probability of E. Probability of E given H would be equal to the probability of E. Okay? So now I can write that probability of E is equal to 1 into probability of F plus probability of E into probability of H. ठीक है? So इसको जरा रीअरेंज करें, इसमें से probability of E के लिए सॉल्व कर लें, तो you will get probability of F divided by 1 minus probability of H. कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इसको रीअरेंज किया, सिर्फ रीअरेंज किया। But 1 minus probability of H is equal to probability of F over probability of F plus probability of G. So 1 में से अगर H को निकाल दें प्रोबेबिलिटी को, तो आपके पास F और G की जो है प्रोबेबिलिटीज बच जाती हैं, क्योंकि ये 5 आएगा या 7 आएगा या कुछ और आएगा, तो 1 में से कुछ और को निकाल दें तो या 5 बच जाएगा या 7 बच जाएगा, तो ये दोनों बचने चाहिए, ठीक है। सो नाउ दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी that you will eventually win. You will eventually win. हमें पता है कि F की प्रोबेबिलिटी क्या है। F की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी, ये 4/36 थी, और ये F की 4/36 थी और G की 6/36 थी। So this turns out to be 4/10 और 0.4. Does this make sense? Does this make sense? ये 0.5 से कुछ कम आ गई है। Why? क्योंकि देखें 5 आने की प्रोबेबिलिटी जो है एक ट्रायल के अंदर 5 आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है और 7 आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। सो गुड चांस है कि 7 जो है इवेंचुअली जो है 7 जो है वो 5 से पहले आ जाएगा, मोर देन 50% चांस। और
इनफैक्ट दैट इज व्हाट वी सी कि 60% चांस है कि 7 5 से पहले आ जाएगा, 40% चांस है, 0.4 प्रोबेबिलिटी है कि आप 5 देख लेंगे बिफोर यू सी अ 7 इन ए सीक्वेंस ऑफ ट्रायल्स. ठीक है. Any question on that? कोई क्वेश्चन इसके ऊपर हो? सर आई हैव अ क्वेश्चन. जी जी. सही, मैं ये नहीं समझ आया कि आपने PF ओवर 1 माइनस PH कैसे किया है, ये तो आप दोबारा समझा दें. यार ये जो है ना, इसको सॉल्व कर लें. ये इक्वेशन है ना ऊपर, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी F, ये वाली, इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ E को आपने सेपरेट आउट करना है. कैसे सेपरेट आउट करते हैं किसी भी वेरिएबल को? उस वेरिएबल को इक्वेशन के एक साइड पे इकट्ठा कर देते हैं. ठीक है. जी सर. एक मिनट, ये मैं करके दिखा देता हूँ. सो ये हमने ये लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ये लेफ्ट साइड पे है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ H. ऐसा ही है ना? तो ये वाली टर्म जो है लेफ्ट पे लेके चले जाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्रोबेबिलिटी ऑफ H इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F. ठीक है. इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ E को कॉमन ले लें तो ये आपके पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H आ जाएगा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F. सो इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ E आपके पास निकलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ F डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ H. मेक सेंस? जी सर. ठीक है ना? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने E को आइसोलेट कर दिया, प्रोबेबिलिटी को, E की प्रोबेबिलिटी को आइसोलेट कर दिया. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन हो? सर मेरा क्वेश्चन है जी. सर, अगर ये नंबर ऑफ ट्रायल्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन होती है कि समझे सिर्फ 10 ट्रायल्स हैं आपके पास, तो भी हाँ. ये जो हमने किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन H को हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ E लिख दिया है, ये तब भी चेंज ट्रू हो होगा? चेंज हो जाती, ये चेंज हो जाती. ये थोड़ी थोड़ी सी चीज हम चेंज करेंगे, उससे प्रॉब्लम का टेन्योर ही चेंज हो जाता है, वो कुछ और ही चीज बन जाती है. प्रॉब्लम बिकम समथिंग एल्स. हम एग्जांपल करेंगे, अभी आज करेंगे एक इस तरह की एग्जांपल ना, जिसमें आपके पास एक फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे. उसमें उसमें मैटर करता है कि आप उसमें ये डिफर कर जाती है प्रोबेबिलिटी, मतलब उसके अंदर ये कैलकुलेशन ऐसे नहीं होंगी, कुछ आंसर हमें डिफरेंट निकलेगा उसके अंदर. ठीक है. तो मतलब ये जो हम लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E जो है, जिसको हम इक्वल कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन H, ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि आपके पास ट्रायल्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? कोई बस आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है. एग्जैक्टली, दैट इज ट्रू. मैं आपको काउंटर एग्जांपल एक छोटी सी दे देता हूँ कि आप ये देखें कि अगर मैं ट्रायल्स को रिस्ट्रिक्शन लगा दूं, लेट्स से मैं कहता हूँ 10 ट्रायल करनी है. ठीक है. व्हाट इफ के 10 ट्रायल में ना 5 आता है ना 7 आता है, तो फिर आप जीतेंगे या हारेंगे? उसको क्या कहेंगे? सो दैट्स अ वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम. दैट्स अ वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम. वो एक अलग प्रॉब्लम है, उसको जो है वो हम अलग से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन बिल्कुल इसी तरह से सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है. ओके. नाउ बाय द वे, होमवर्क्स के अंदर जो है ना, होमवर्क के अंदर इस तरह के कुछ सवाल हैं जिसमें आपको वेरिएशंस दी हुई हैं इन्हीं सवालों की ना, तो थोड़ा सा थिंक थ्रू करना पड़ेगा, बट यू विल बी एबल टू सॉल्व दोस. इजी सवाल हैं लेकिन थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, सो प्लीज स्टार्ट ऑन द होमवर्क a little bit early this time. I am going to cover what we call the problem of points. Problem of points. ये लास्ट टाइम मैंने मेंशन किया था कि मैथमेटिशियंस को इसको सॉल्व करते हुए पता नहीं महीनों लग गए थे. किसी ने प्रॉब्लम पोज किया पास्कल को, और पास्कल ने बड़ा टाइम लगाया, फिर उसके बाद ये फर्मैट के पास गया, उसने भी सॉल्व करने की कोशिश की, दोनों की आपस में एक्सचेंजेस होती रही, एंड देन दे केम अप विद 2 यूनिक सॉल्यूशंस. और प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट्स क्या है? ठीक है. प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट्स ये अब देखेंगे, जो ऊपर हमने किया था ना, उसमें ये था कि एक 5 आपके पास आ जाए एक 7 से पहले. ठीक है. बड़ा सिंपल था. लेकिन मैं उसको थोड़ा सा जो है और जनरलाइज करता हूं. मैं कहता हूं कि कंसिडर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स फिर आप कंसिडर करें. ठीक है. ठीक है. रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है. P is the probability of success. ठीक है. And 1 minus P is the probability of failure. हर ट्रायल के ऊपर. अब मैंने वो तीसरी वाली गुंजाइश ही नहीं छोड़ी. मैंने कहा कि अगर इवन एक डाइस को रोल करें, अगर इवन नंबर आ गया तो हम जीत गए, अगर ऑड नंबर आ गया तो आप जीत गए. ठीक है. सो मैंने बस 2 ही चीजें की. ओ बाय द वे, इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं. मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि इंडिपेंडेंट ट्रायल कंसीडर करें, प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट्स की जनरलाइजेशन और ज्यादा भी कर सकते हैं. मैं कहूँ कि
ऐसा करते हैं कि ये ऊपर वाली जो हमने प्रॉब्लम की है 5 बिफोर 7 वाली, उसी प्रॉब्लम की हम जनरलाइजेशन लेके प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट्स बना सकते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट्स है क्या? प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट्स ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ सीइंग और accumulating n successes where n is some number 3 4 5 10 कुछ भी हो सकता है, n successes before m failures, मुझे ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो ऊपर अभी हमने सवाल किया है ना, जो ऊपर अभी हमने सवाल किया है उसमें हमने 4 और 6 और उसके अलावा 4 5 और 7 उसके अलावा और भी चॉइसेस थी। यहाँ पे और चॉइसेस नहीं है आपके पास, लेकिन मैं डिफाइन कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ 2 डाइस रोल करें, 5 आ गया तो सक्सेस है, 7 आ गया तो फेलियर है, एंड देन देयर इज समथिंग एल्स। तो उसमें आपके पास P1 माइनस P इस तरह से नहीं होंगे, वही 4/36, 6/36 और फिर 26/36 समथिंग एल्स होगी। वहां पर भी मैं कह सकता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ n सक्सेसेस बिफोर m फेलियर्स। ये सवाल वहां पे भी पूछा जा सकता है। इनफैक्ट देयर इज ए होमवर्क प्रॉब्लम जिसमें हम यही पूछ रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट्स अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसके अंदर सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती हैं, या सक्सेस या फेलियर। हर ट्रायल के ऊपर या सक्सेस होगा या फेलियर होगा, तीसरी ऑप्शन नहीं। ठीक है, ऊपर जो हमने एग्जांपल की इसमें आपके पास तीसरी ऑप्शन भी थी। 5 वाला जो है हर ट्रायल के ऊपर जो था उसको हम सक्सेस कह देते हैं, और 7 वाले को हम फेलियर कहते हैं, बट देयर इज अदर चॉइसेस एज वेल। प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया है, यहाँ पे जो ओरिजिनल प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट था उसके अंदर सिर्फ सक्सेस और फेलियर थी, कोई तीसरी ऑप्शन की गुंजाइश नहीं थी। ठीक है, नाउ जो होमवर्क प्रॉब्लम है उसमें हमने तीसरे की गुंजाइश भी डाल दी, और वहां पे भी हम आपसे कहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेसेस बिफोर 7 फेलियर्स, बताएंगे प्रोबेबिलिटी क्या। ठीक है, इफ यू रियलाइज कि ऊपर वाला जो हमने प्रॉब्लम किया है उसमें हम पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस बिफोर 1 फेलियर, 1 सक्सेस बिफोर 1 फेलियर, कि आपके पास पहले 5 आ जाए 7 से पहले। ठीक है, so if 5 is a success, 7 is a failure, so I'm asking what is the probability of 1 success before 1 failure। लेकिन यहाँ पे हम ये 1 की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ तो मैं कह रहा हूँ मेरे पास स्मॉल n सक्सेसेस आनी चाहिए बिफोर आई सी स्मॉल m फेलियर्स, ठीक है। तो इसके 2 सॉल्यूशंस हैं और वो दोनों सॉल्यूशंस हम आपको बताएंगे। फर्स्ट सॉल्यूशन वेरी इजी सॉल्यूशन, उन लोगों को बेशक महीने लगे हों लेकिन वी आर स्मार्ट पीपल, तो हमें जरा जल्दी पता चल जाएगा। ठीक, सो let's assume let P and M is the probability of n successes before m failures in successive trials, ठीक है। Now condition on the outcome of first trial, बाय द वे इसको अगर चैप्टर 2 वाले तरीके से सॉल्व करेंगे ना तो ये ज्यादा मुश्किल हो जाएगा काफी, इसको वैसे सॉल्व शायद ना ही कर पाए, या कर भी दें तो इंटरेक्टेबल टाइप की आपके पास कैलकुलेशन होगी। ठीक है, सो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इज दिस प्रोबेबिलिटी P and M के n सक्सेसेस बिफोर m फेलियर। इसको कंडीशन करते हैं ऑन द आउटकम ऑफ द फर्स्ट ट्रायल। हाउ मेनी डिफरेंट आउटकम्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायल, जिस तरह हमने ऊपर कंडीशन किया था फर्स्ट ट्रायल की आउटकम में, वहां पे F थी, G थी और H थी, कि पहले ट्रायल में 5 आ जाए, पहले ट्रायल में 7 आ जाए, या समथिंग एल्स आ जाए। यहाँ पे समथिंग एल्स आपके पास है ही नहीं, तो या आपके पास पहले ट्रायल में सक्सेस आएगी या पहले ट्रायल में फेलियर आएगा। ठीक है, अगर आपके पास पहले ट्रायल में सक्सेस आ गई, सो बेसिकली P and M given that first trial success into the probability of first trial success plus the probability P and M given first trial failure आ गया उस पे, into the probability that first trial fails। ये क्या किया है, कंडीशनिंग की है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाया है।
लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाया, क्यों, ये कैसे, बिकॉज फर्स्ट ट्रायल पे सक्सेस और फर्स्ट ट्रायल पे फेलियर, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड एग्जॉस्टिव, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। या सक्सेस होगी या फेलियर होगी, यहाँ पे समथिंग एल्स नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन कि PNM, what is this term here? PNM, given the first trial is a success, what is this? पहला ट्रायल सक्सेस अगर आ गया तो what would be PNM? Answers in the chat window. कोई थॉट दें इसके ऊपर। मुझे चाहिए थी n successes before m failures, n successes before m failures, ठीक है। आपको अगर मैं ये बता दूं कि पहली सक्सेस आ गई है, पहला ट्रायल सक्सेस आ गया है, तो नाउ व्हाट प्रोबेबिलिटी डू यू नीड? वेल, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n, ऑफ कोर्स। अगर मैं कहता हूं कि मुझे 5 सक्सेसेस बिफोर 9 फेलियर्स चाहिए, ठीक है, 5 सक्सेसेस बिफोर 9 फेलियर चाहिए, ठीक है, देन 5,9 given first success, given first success, what would this probability be? What would this probability be? हाँ, 4,9, क्योंकि आपको गिवन है कि पहली सक्सेस आ गई, तो this has to be 4,9, this has to be 4,9. so that means कि अगर मैं इसको इरेज कर दूं यहाँ पे, कि अगर मैं कहूं कि मुझे n सक्सेसेस चाहिए थी, अगर मुझे n सक्सेसेस चाहिए थी, तो PNM is going to be, given the first trial is a success, अब I need one less success, क्योंकि एक तो मेरे खाते में पहले ही आ गई है, PN-1, m, ये जो रेड वाला बॉक्स है ये आ गया। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ट्रायल इज अ सक्सेस? ये तो हमने ऊपर डिफाइन ही किया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज स्मॉल p, is small p, is small p, plus what is PNM given that the first trial is a failure? पहले ट्रायल में फेल आ गया है, what would this be? अगर मैं आपको गिवन कर दूं कि पहला ट्रायल फेल हो गया है, तो what would be the, given this condition, what would be the probability of getting n before m? एक तो आपने गिवन ही कर दिया, अब now I have one less failure to occur. अगर मेरे पास गेम कब ओवर होगी, गेम उस वक्त ओवर होगी या आपके पास n सक्सेसेस आ जाएं इकट्ठी, बिफोर m फेलियर्स, इकट्ठी जरूरी नहीं, स्कैटर्ड भी हो सकती है, या m फेलियर्स आ जाएं, तब आप हार गए। दोनों केसेस में गेम ओवर हो गई, जीत जाएं तो भी गेम ओवर है, हार जाएं तो भी गेम ओवर है, ठीक है। सो दिस वुड बी Pn, m-1 into 1 minus p, into 1 minus p. This is the solution by Pascal. Okay. I am going to ask some question, and that question is, what is probability of n, 0? When you start the game, how many successes you have? 0. When you start the game, how many failures you have? 0. So what is the probability? What is the probability that you have 4 successes? Let me just say 4 successes before 0 failures. 4 successes before 0 failure. Think about it again. Think about it again. Okay? When you start, you already have 0 fails and 0 successes. आपके पास ये बैग में 0 successes, 0 failures पहले ही पड़ी हुई हैं. What is the probability you will have 4 successes before 0 failures? Before 0 failures का मतलब ये तो गेम शुरू होने से पहले की कहीं पे बात हो रही है. You cannot have, because when you begin the game, you will already have 0 failures. You cannot have any number of successes before 0 failures. Before 0 failures, and जब game start किया तो 0 failures हमने fix कर दी. So this probability has to be 0. This probability has to be 0. Thank you, Fahad and Ibrahim. In general, Pn0 would be equal to 0. What is the probability of P0M? P0M. Answers in the chat window. 0 successes before 4 failures.
zero successes before 4 failures. Well, when you begin the game, you have 0 successes. So this probability is 1. This probability is 1. शाफराज, आपको क्या चीज नहीं समझ आई? सर आपने कहा कि स्टार्ट में 0 फेलियर्स एंड 0 सक्सेसेस हैं, तो हाँ. अगर हम पहली लाइक फॉर एग्जांपल एक कॉइन टॉस है एंड हेड इज अ सक्सेस, तो अगर हाँ. पहली बारी में ही हेड आ जाए तो 1,0 नहीं हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? नहीं नहीं, मैं वो सवाल ही नहीं पूछ रहा. मैं तो कह रहा हूँ टॉस करने से भी पहले की बात हो रही है. ये पहला टॉस करने से भी पहले की बात हो रही है. जब आपने गेम स्टार्ट की तो आपके बैग में इस वक्त कितनी सक्सेसेस हैं? 0 है. और आपके बैग में कितने फेलियर्स हैं? वो भी 0 है. वो भी, यानी 0 फेलियर्स है ना आपके पास? जी सर. कैन यू हैव सम सक्सेस बिफोर द 0 फेलियर्स? हाँ अभी तो नहीं. हाँ ठीक अभी है. तो नहीं है. 0 फेलियर्स है. 0 फेलियर्स तो आपके पास बिगिन विद आ गए हैं. आपके पास 4 सक्सेसेस 0 फेलियर से पहले तो नहीं आ सकते. कुछ भी कर लें 0 फेलियर से पहले नहीं आ सकते, क्योंकि आपने स्टार्ट ही 0 फेलियर से किया. आपके बैग के अंदर ही 0 फेलियर्स हमने डाल दिए हैं. ठीक है सर. ठीक है, गॉट इट? यस, थैंक यू. ठीक है. बाय द सेम टोकन वही कंफ्यूजन अगर इधर भी आएगी तो P0M जो है ये आपके पास 1 आ जाएगा. P0M जो है आपके पास ये 1 आ जाएगा, which means के you have 0 successes before 3 failures. Of course, when you begin the game, even before you throw the first trial, before you do perform the first trial, you have 0 successes. We have applied the same logic, Ahmad Zubair. It's the same logic that we have applied. So can you have, when you begin the game, in your bag you have 0 successes, in your bag you have 0 failures? Can you have 0 failures? Can you have 0 successes before 3 failures? Of course you have 0 successes before 3 failures, because when you started the game, without even tossing a coin, you had 0 failures and 0 successes. So in P0M, Ibrahim, आप ये जो कह रहे हैं in P0M we have already won. No, that is not the case. You have not even played. मैं ये कह रहा हूँ कि जब यहाँ पे ये यहाँ पे इसके सबस्क्रिप्ट में कोई 0 आ रहा है, अभी आपने कुछ टॉस ही नहीं किया है, कोई ट्रायल ही नहीं किया है. ये किसी भी ट्रायल से पहले की बात है. उस ट्रायल से पहले आपके पास, आपके बैग में हमने कहा 0 फेलियर्स हैं, 0 सक्सेसेस हैं. तो मैं कह रहा हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव 4 सक्सेसेस बिफोर 0 फेलियर्स? ये नहीं हो सकता, क्योंकि आपने गेम स्टार्ट की है तो आपके पास 0 फेलियर्स ऑटोमेटिकली आ गए थे. तो ये पॉसिबल नहीं है कि गेम आप स्टार्ट करें और आपके पास जो है वो 4 सक्सेसेस आ जाएं 0 फेलियर से पहले. ठीक है. सिमिलरली P0M के केस में आपके पास 0 सक्सेसेस हैं before any failures. Why? Because you started off with 0 successes. आपने 0 सक्सेसेस से स्टार्ट ही किया है. तो P0M इसके अंदर 1 होगा. Why? Because you already have 0 successes, even you throw the first trial, even you perform the first trial. उससे पहले ही आपके पास जो है ना ये. ठीक है. Now, having said that, now I am going to draw a lattice diagram which is very useful. ये बड़ी useful होगी. Oops, ये थोड़ी सही नहीं बन रही है. So you draw this diagram. ये मैं इस तरह से ड्रा करता हूँ. So let's say this is your n, which is 0, 1, 2, 3, and this is your m, which is 0, 1, 2, 3. ठीक है. इसका तो हमें पता नहीं. We do know, ये ग्राफ जो है ये अब क्या शो करेगा, ये टेबल जो है ये शो करेगा P and M. We know that P n0 is equal to 0. Pn0 is equal to 0. ये हमने ये लिखा है. Pn0 is equal to 0. ठीक है. So
n कुछ भी हो जाए, अगर m 0 हो गया तो ये 0 ही रहेगा, ये 0, ये 0, ये 0, उप्स, ये 0, ठीक है। एंड सिमिलरली p0m is equal to 1, which means this guy, this guy, this guy, ये सारे 1 है, ये सारे 1 है, ठीक है। नाउ व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट कि ये मेरे पास ये नंबर क्या होना चाहिए, ये नंबर क्या होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए। सो दिस डायग्राम प्रोग्रेसेस फ्रॉम बॉटम लेफ्ट टू अपर राइट। प्रोग्रेस इसको हम करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, हम ऐसे करवाएंगे, देखें, what is the probability, what is the probability that you have n successes before m failures। ये देखें, अब इस इक्वेशन को अगर जरा इस पे गौर करें कि p is multiplied with p n minus 1 m, n minus 1 का मतलब है कि आपने इस डायग्राम के अंदर, लेटेस्ट डायग्राम के अंदर n में से एक माइनस किया, एक लेफ्ट वाला कॉलम देख रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली 1 माइनस p is multiplied with pn m minus 1, इसका मतलब n तो सेम है और m जो है उसमें से एक डिक्रीज कर दें। इसका मतलब है कि in order to find pn m, in order to find p1 1, ठीक है, what I need to find is p01, ये ऊपर वाली इक्वेशन से मैं लिख रहा हूँ, p01 times p plus p10 times 1 minus p। Everyone is okay with this equation? ये वाली इक्वेशन मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें n और m को दोनों को 1 1 पुट किया। क्यों 1 1 पुट किया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे पता चल जाए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी लिखी है। And this probability is n is equal to 1, m is equal to 1. This probability here is p01 times p, which means कि p01 times p, this left guy times p, 1 times p, और ये जो इसके नीचे वाला है, इसके जो नीचे वाला है, which is 0, 0 times 1 minus p, 0 times 1 minus p, और ये जो है कि अब इसी तरह चलता जाएगा, ये इसी तरह चलता जाएगा, ठीक है। So this really is, ये p आ जाएगा आपके पास, बाय द वे, ये जो आपके पास इसका आंसर आएगा ये p आ जाएगा, 0 times 1 minus p is 0, 1 times p is this, ठीक है। So ये p आ जाएगा। इसका मतलब है अब मुझे इस ब्राउन वाले बॉक्स के अंदर कैलकुलेट करना है, यहाँ पे क्या आएगा, अगेन उसके लेफ्ट वाली चीज देखें, उसको p से मल्टीप्लाई करें, उसके नीचे वाली चीज देखें, उसको 1 माइनस p से मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट वाली चीज को p से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाली चीज को 1 माइनस p से मल्टीप्लाई करें। सो लेफ्ट पे p है, उसको p से मल्टीप्लाई करें, और नीचे वाली चीज 0 है, उसको 1 माइनस p से मल्टीप्लाई करें, तो वी आर डन, ये p स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, p क्यूब आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, दिस गाय हियर, नाउ दिस ब्राउन बॉक्स, इसके अंदर क्या आएगा, इसके लेफ्ट पे 1 है, तो 1 टाइम्स p आएगा, और इसके नीचे क्या है, नीचे p है, p टाइम्स 1 माइनस p आएगा, ठीक है, p टाइम्स 1 माइनस p आएगा, एंड देन यू कैन प्रोग्रेस दिस वे। इस ग्रीन बॉक्स के अंदर, ये जो मैं ग्रीन बॉक्स यहाँ बनाने लगा हूँ, इस ग्रीन बॉक्स के अंदर जो भी इस बॉक्स में था, this guy here, this guy multiplied with p, and this guy multiplied with 1 minus p, दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से हम ये पूरी की पूरी डायग्राम कंप्लीट करेंगे। I will be able to find the answers for any m, any n, any m, any n, हर m और हर n के लिए ये मैं आंसर फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। So this was the first solution. The second solution to the problem of points is very elegant. This was also very elegant. ये iterative method है, iterative method है, ठीक है। Second solution जो है वो ये है, and this solution is by Fermat. So उसने क्या आर्ग्यू किया, उसने आर्ग्यू ये किया कि इफ यू वांट n सक्सेसेस बिफोर m फेलियर्स, हमें चाहिए n सक्सेसेस बिफोर m फेलियर्स,
उसने कहा कि अगर आपको n सक्सेसेस बिफोर m फेलियर्स चाहिए, ठीक है, this can only happen if and only if and only if, which means के this is necessary condition as well as sufficient condition. Necessary and sufficient condition if and only if the following happens. If and only if the following happens. वो क्या है following ये चीज है कि you get in n plus m minus 1 trials, ठीक है, टोटल देखें अब आपके पास कितने ट्रायल्स हैं, टोटल आपके पास ट्रायल्स हैं n plus m minus 1. In n plus m minus 1 trials you must get at least n successes, ठीक है। अब जरा खुद सोचें इसके बारे में कि अगर आपके पास n plus m minus 1 ट्रायल्स हैं टोटल, ठीक है, ये क्या है कि जितनी हमें मैक्सिमम सक्सेसेस हमें चाहिए थी या जितनी हमें फेलियर चाहिए थी गेम ओवर करने के लिए, दोनों को हमने सम किया, उसमें से एक कम कर दिया, उतने ट्रायल में हमने कहा कि जितनी हमें सक्सेसेस चाहिए बस उतनी सक्सेसेस ले लो। इसका मतलब है there cannot be more than m minus 1 failures in the first n plus m minus 1 trials. आपकी m minus 1 से ज्यादा फेलियर नहीं हो सकती, ठीक है। So that means if you get at least n successes in so many trials, that means it is guaranteed that you will get n successes before you see the m failures. Now you might say कि यार इतने सारे ट्रायल करने की जरूरत क्या है n plus m minus 1, हो सकता है पहले n ट्रायल्स ही सक्सेस आ जाए, सारे के सारे ही सक्सेस आ जाए। Well, that's true, लेकिन it is still instructive to think of it this way कि वर्चुअली ये ट्रायल्स आपके होते जाते हैं n plus m minus 1 में। अगर आप ये गारंटी कर देंगे कि इसके अंदर एटलीस्ट n ट्रायल है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं आप उससे पहले ही गेम बहुत पहले ओवर कर दें, इतने ट्रायल्स ही ना पूरे होने दें, उससे पहले ही आप जो है वो जीत जाएंगे तो स्टॉप कर देंगे। बट स्टिल इमेजिन कि अगर गेम चलती जाती तो आपके पास और सक्सेसेस या और फेलियर्स आती जाती। बस हमने ये गारंटी करना है कि n plus m minus 1 के अंदर आपके पास एटलीस्ट n सक्सेसेस जरूर आ जाए। सो दिस कंडीशन is this will imply that you will have at most m minus 1 failures, so that is a sufficient condition. And the necessity is also that कि अगर आपके पास n plus m minus 1 के अंदर अगर आपके पास n से कम सक्सेसेस हैं, अगर स्मॉल n से कम सक्सेसेस हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास लाजमी m फेलियर्स हो गए हैं, which means कि आप जो है वो गेम हार चुके हैं, गेम ओवर हो गई है और गेम हार चुके हैं। So our desired probability जो p and m थी, this is equal to at least probability of getting at least n successes in n plus m minus 1 trials. चाहे वो सारे कंप्लीट हों चाहे ना हो, बट वर्चुअली हम उसके बारे में सोच सकते हैं कि ये पहले भी अगर गेम ओवर हो गई तो इट्स कंस्ट्रक्टिव टू थिंक अबाउट के ये जो है ना आगे ट्रायल चलते जाते तो क्या होता, ठीक है। लेकिन हम हारेंगे नहीं किसी सूरत में, पी एन एम हमारा जो है वो अकर कर ही जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट n successes means के you get n successes or n plus 1 or n plus 2 or n plus 3 or n plus 4 all the way up to n plus m minus 1. So that means summation, since all of these getting n successes is disjoint with getting n plus 1 successes, ये disjoint है, तो या आपको वो मिल जाए या वो मिल जाए। So third axiom के रूल से this should be k equal to n plus m minus 1 and then I need k successes, क्योंकि k जो है हमने n से लेके ट्रेवल करवाया है, so this would be n plus m minus 1 में से मुझे k successes चाहिए, so p power k और 1 minus p power n plus m minus 1 minus k. What this probability is
this probability is k successes. This guy is n plus m minus 1 minus k failures, so such that the total number of trials is n plus m minus 1. Total trials is, इन दोनों का सम करें, k का और n plus m minus 1 minus k का, n plus m minus 1. Total trials is n plus m minus 1. ठीक है, जिसमें से k सक्सेसेस हैं और बाकी सारी फेलियर. ठीक है, और k जो है वो एटलीस्ट आपके पास n जरूर होना चाहिए, और n से लेके कहां तक होना चाहिए, वही सारी की सारी भी सक्सेसेस हो सकती हैं. दैट्स ओके. ठीक है, एंड हाउ मेनी वेज यू कैन हैव दैट, you can have k successes out of n plus m minus 1 trials in n plus m minus 1. Choose k number of ways. Choose k number of ways. So this is also a very interesting result, and this idea of, you know, आप सोच रहे होंगे कि यार ये हमें तो सिर्फ जो है ना वो, लेट्स से कि एग्जांपल देते हैं, 5 successes before 9 failures. 5 successes before 9 failures. तो क्लेम ये है if you get 5 successes in 5 plus 9 minus 1, 14 minus 1, in 13 trials, you have won. Game is over and you have won. Yeah, if you get 5 successes or more. 5 successes or more. Or more is very important. 5 successes, 6 भी आ सकती हैं, 7 भी आ जाएं, 8 भी आ जाएं, 5 आ गई तो बस आप जीत गए. ठीक है. Now this idea of extending the game virtually beyond the point when the game is over, this idea is extremely powerful, and this is used in idea of extending the game virtually means कि गेम ओवर हो गई थी बस, लेकिन सिर्फ थिंक अबाउट इट कि अगर होता तो क्या होता. गेम वर्चुअली, एक्सटेंडिंग द गेम वर्चुअली beyond the game over point, और गेम ओवर पॉइंट क्या चीज है? गेम ओवर पॉइंट वो है जब आपके पास n सक्सेसेस अकोमुलेट हो गई हैं, 5 सक्सेसेस अकोमुलेट हो गई. बियॉन्ड द गेम ओवर पॉइंट इज वेरी पावरफुल और बहुत सारी सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है. सो एग्जांपल इसमें आप देखें 4K इन द बुक. सो बुक में जो ये एग्जांपल है 4K, दिस इज Shafraz, do both the solutions give the same end result? Of course they will give the same result, otherwise one would not be correct or both would not be correct. They have to give, both of these are correct solutions and both of them will give exactly precisely the same result. ठीक है. तो एग्जांपल 4K इन द बुक मैं आपको ब्रीफली से बता देता हूँ कि वो क्या है. आपने अगर कोई बैडमिंटन या स्क्वॉश या लॉन टेनिस या टेबल टेनिस ये गेम्स खेली हो जिसमें एक प्लेयर सर्विस करता है और दूसरा प्लेयर जो है उसको रिटर्न करता है. सो एक बंदे ने सर्विस स्टार्ट करनी होती है. ठीक है. सो हो सकता है जो सर्विस स्टार्ट करे वो जीत जाए, हो सकता है जो सर्विस ना स्टार्ट करे वो जीत जाए. ठीक है. एक रैली जो है वो कोई जीत जाएगा. सो आपके पास एक रैली के बाद एक पॉइंट आपको मिल जाता है. ठीक है. वो पॉइंट किसी को भी मिल सकता है, जिसने सर्विस स्टार्ट की है उसको भी मिल सकता है, जिसने नहीं स्टार्ट की, जिसने रिटर्न की थी उसको भी मिल सकता है. ठीक है. सो आप पॉइंट्स जमा करते जाते हैं. नाउ ये जो बुक के अंदर एग्जांपल दी गई है इसको जरा गौर से पढ़ें. देयर इज नॉट टू मच मैथ इन इट, जस्ट रेगुलर डिस्क्रिप्शन, आर्गुमेंटेटिव डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर. वेरी इजी, वेल इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू फॉलो. लेट मी पुट इट दिस वे. थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको जो है वो डेफिनेटली जो है थिंक थ्रू करने की कोशिश करें कि व्हाट इज द व्हाट वुड बी योर चॉइस. कि सर्विस जो है आपकी वो अल्टरनेट होनी चाहिए कि पहले एक प्लेयर सर्विस करे, फिर दूसरा प्लेयर, फिर तीसरा, फिर पहला प्लेयर, फिर दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा,
ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए या ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए कि जिसने सर्विस की है, अगर वो जो भी जीत गया वो सर्विस करेगा, विनर विल सर्व। ठीक है, दो स्ट्रेटेजीज यूज होती हैं कि विनर विल सर्व या अल्टरनेट। दीज आर टू डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। इट टर्न्स आउट कि ये दोनों डिफरेंट स्ट्रेटेजीज जो है ना एक ही रिजल्ट निकलते हैं, दोनों का रिजल्ट एक ही होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है वो चेंज नहीं होती। तो इब्राहिम जी सर मुझे एक कंफ्यूजन हो रही थी, आपने जो पिछली एग्जांपल कराई है सर, आपने कहा है कि हम 5 + 9 = 13 ट्रायल्स कराएंगे, तो हम कहेंगे कि अगर हमारे 5 सक्सेसेस भी आ जाए तो हम उसके बियॉन्ड भी देख सकते हैं कि हो सकता है 5 से ज़्यादा भी हमारे सक्सेसेस आ जाएं। तो सर हम मुझे ये कंफ्यूजन थी कि हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा अगर हम 13 की जगह 14 ट्रायल्स पर चले जाए और हम कह दें कि इससे आगे हमेशा सक्सेसेस आएंगे, तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती? नहीं, हम इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि हमने ये गारंटी करना है। अगर मैं आपको गारंटी कर दूं कि पहले 13 ट्रायल में एटलीस्ट 5 सक्सेसेस थे, ठीक है, तो देर इज नो वे कि आप कभी वो इवेंचुअली गेम हार सकते हैं, कभी नहीं हो सकता। अगर मैंने आपको गारंटी कर दिया ना कि 13 में 5 सक्सेसेस आए थे, तो भले वो 5 सक्सेसेस आखिरी वाले आए थे, पहले 8 के 8 आपके फेलियर्स आ गए थे, फिर भी आप गेम नहीं हारेंगे। राइट, ठीक है, क्योंकि आपको 9 फेलियर्स लाने हैं गेम हारने के लिए। यस, थैंक यू। ठीक है, तो 13 में अगर मैंने 5 या 5 से ज्यादा गारंटी कर दी है, 5 और मोर गारंटी कर दिया कि 5 और मोर सक्सेसेस आएंगे ही आएंगे, इसका मतलब ये है कि 8 या 8 से कम फेलियर्स आएंगे, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकते। तो नॉट पॉसिबल कि आप जो है वो 9 फेलियर्स बिफोर 5 सक्सेसेस होंगे। राइट सर, थैंक यू सर। ठीक है फाइन। इब्राहिम, आपका भी यही सवाल था या कुछ और सवाल है? सर नहीं, वो फॉर्मूला में p पावर k मल्टीप्लाइड बाय 1 - p, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था। देखें, p is the probability of success in each trial and 1 - p is the probability of failure in each trial। ठीक है, तो मैं ये चाह रहा हूं कि k सक्सेसेस होनी चाहिए और k को हमने वेरी कर दिया है स्मॉल n से लेके n + m - 1 तक। क्यों? क्योंकि मैं ये गारंटी करना चाहता हूं कि एटलीस्ट n सक्सेसेस आ जाए। देखें, k की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो n है। k एक वेरिएबल है जिसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू स्मॉल n है और हाईएस्ट वैल्यू उसकी वो पूरी की पूरी n + m - 1 है। यानी यूं समझ लें कि k जो है ना वो आपका 5 से लेके, इस एग्जांपल में 5 से लेके वो 13 तक जा सकता है। तो या आपके पास 5 आ जाए सक्सेसेस या 6 आ जाए या 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इनमें से कुछ भी आ जाए ना, आप जो है वो यू विल सी 5 सक्सेसेस बिफोर 9 फेलियर्स, अगर पहले 13 ट्रायल्स में से आपकी ये आ जाए। सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग इज कि ये वाला जो मैंने एग्जांपल यहाँ पर दी है, इस एग्जांपल के लिए अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूं, सो फॉर दिस एग्जांपल this would be k going from 5 to 13, so 13 choose k और p power k 1 - p 13 - k, यानी टोटल आपके पास 13 ट्रायल्स हैं जिसके अंदर से आपने गारंटी करना है कि 5 या 5 से ज्यादा सक्सेसेस आ रही हैं। सो 13 में से आपने k चूज किए, k इज एटलीस्ट 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, वो सब एड अप हो रही हैं। p पावर k का मतलब है कि आपके k सक्सेसेस हैं और बाकी ऑब्वियसली बाकी फेलियर्स हैं। लेकिन कुछ भी हो जाए वो फेलियर्स आपके 9 नहीं होंगे, 9 से कम ही रहेंगे वो। ओ ग्रेट, सो इब्राहिम साहब को ये क्लैरिटी आ गई। ग्रेट, सो प्लीज टेक अ लुक एट दिस एग्जांपल। ये 4K वाली जो एग्जांपल है कि ये सर्विस के अंदर ये आइडिया जो वहां पे यूज होता है ना, ये वर्चुअल ट्रायल्स का, कि गेम ओवर भी हो गई उसके बाद भी चले जा रहे हैं और उससे आप आंसर निकाल रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल आइडिया। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू कवर अनदर एग्जांपल। ये 2-3 एग्जांपल मैं करना चाहता हूँ। सो दिस एग्जांपल इज कॉल्ड डबल और नथिंग। सो आई एम गोइंग टू प्रपोज अ गेम। मैं एक गेम प्रपोज करने लगा हूँ। ठीक है, who would like to gamble? कौन गैम्बल करना चाहता है? अगर किसी को इतराज ना हो तो the first one will be picked. कौन गैम्बल करना चाहता है? Anyone? Nobody wants to gamble. Ahmed Zubair, me not.
अच्छा इब्राहिम, सो इब्राहिम वांट्स टू गैम्बल फर्स्ट, ठीक है। तो इब्राहिम ने गैम्बल करना और ऐसा करते हैं कि आप ऐसा करें कि बैट करें $1, $1 बैट करें, ठीक है। इफ यू विन, यू क्विट, इफ यू विन यू क्विट एंड कीप $1, ठीक है। एक $1 बैट किया आपने, लेट्स से कि एक कॉइन टॉस किया है, कॉइन टॉस किया और कॉइन टॉस करने से आपके पास 1/2 फेयर कॉइन था, 1/2 प्रोबेबिलिटी थी आप विन करेंगे, 1/2 प्रोबेबिलिटी थी आप लूज करेंगे, ठीक है। आपने $1 बैट किया, कॉइन टॉस किया और कॉइन टॉस करने के बाद 1/2 प्रोबेबिलिटी थी आप विन कर जाएंगे, 1/2 प्रोबेबिलिटी थी आप लूज कर जाएंगे, ठीक है। तो इफ यू विन यू क्विट एंड कीप योर $1 एंड गो होम, बी हैप्पी, ठीक है। if you lose then what you do is if you lose then you bet $2, $2 बैट कर दें, $2 बैट कर दें, या आप कैसीनो में खेल रहे हैं कहीं पे, ठीक है। if you win तो अब आपके पास, अगर आपने लूज किया था, पहला वाला लूज किया था तो आपको $1 देना पड़ गया था, अब लेकिन आपने डबल बैट कर दी थी, इसीलिए इसको डबल और नथिंग कहते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने डबल बैट कर दी थी। अब अगर आप जीत गए हैं तो आपने पहली ट्राई में $1 दे दिया था, अब दूसरी ट्राई में आप जीते हैं तो $2 आपके पास वापस आ गए हैं। सो इफ यू विन यू स्टिल क्विट एंड कीप $1 प्लस $1। क्यों प्लस $1 है? क्योंकि आपको +2 मिले हैं और पहली वाली बेट के अंदर आपने 1 लूज कर दिया था, ठीक है। इफ यू स्टिल लूज, अगर दोबारा से हार गए तो क्या करेंगे? व्हाट वुड बी द स्ट्रेटेजी? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? The reward of winning is +1, the penalty of losing is -1। तो कैसीनो को आप या $1 देंगे या वो आपको देगा या आप उसको देंगे। सो आपके पास $1 पहले वाले केस में अगर आप जीत गए थे, पहले ट्रायल में जीत गए थे तो $1 आ गया था, चुप करके घर चले जाएं। अगर हार गए थे तो $2 बैट करें और फिर अगर जीत गए तो फिर भी आपके पास नेट $1 आएगा, नेट $1 आएगा, वो कीप करें और घर चले जाएं। और अगर लूज कर गए तो फिर बैट कर दें +4। और अगर अब विन कर गए तो आपने देखें पहले 1 लूज किया था, फिर 2 लूज किए थे, 3 लूज किए थे, अब 4 आप विन कर गए हैं, तो देन क्विट एंड कीप +1। और अगर लूज कर दिया तो फिर क्या करेंगे? तो 8 बैट कर देंगे, 8 बैट करेंगे। कैसीनो डज नॉट गिव यू डबल ऑफ योर बैट। आपने $1 बैट किया है, इसका मतलब है कि आपने एक कॉइन टॉस किया है। अगर आपने चूज किया था हेड, अगर हेड आ गया तो कैसीनो आपको पैसे देगा $1। अगर टेल आ गया और आप हार गए तो आप $1 कैसीनो को देंगे, ठीक है। कोई ये इस तरह की गेम है। तो या $1 उधर जा रहा है या $1 उधर आ रहा है, ठीक है। नाउ यू सी के हर स्टेज के ऊपर इफ यू कीप डबलिंग योर बैट, इवेंचुअली what you will end up with always net आपके पास प्रॉफिट ही आ रहा है, नेट ये +1 ही आ रहा है। यहाँ पे भी नेट इज +1, यहाँ पे भी नेट इज +1, यहाँ पे भी नेट इज +1। जितना मर्जी इसको नीचे ले जाएं, नेट आपके पास +1 आएगा। वो $1 आप लें और घर चले जाएं, वो $1 लें आप घर चले जाएं। बट that's not it। Why stop there? आप एक दफा जब जीत गए तो बजाय घर जाने के आप कहें मैं दोबारा स्क्रैच से शुरू करता हूं, दोबारा $1 से शुरू कर दें, दोबारा $1 से शुरू कर दें और फिर आप एक और डॉलर जीत जाएं, ठीक है। तो इस तरह यू विल कीप ऑन विनिंग, यू विल कीप ऑन विनिंग, ठीक है। तो ये किसी ने बैंक्रप्सी 101, बट रियली you will keep on winning, keep +1 and may start from scratch, ठीक है।
हम देखते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंचुअल विन कितनी है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंचुअल विन? ये जो अभी ऊपर हमने पैटर्न बना दिया है कि या तो आप पहली दफा जीत जाएंगे, या पहली दफा नहीं जीते तो दूसरी दफा जीत जाएंगे, नहीं जीते तो तीसरी दफा जीत जाएंगे. सो बेसिकली probability of eventual win means you win sometimes, you win somewhere. जहां पे भी आप फर्स्ट विन आएगा आप वहां पे गेम रोक देंगे. You will stop at first win and you will be +1 up. उसको आप अपने पास रखें और गेम दोबारा से रीस्टार्ट करें. ठीक है, और +1 आप होते जाएं. ठीक है, सो let wi is the event. ठीक है, wi is the event that you win at round I. so w1 is the event कि आप पहली दफा ही में जीत जाएंगे, and w2 is the event कि आप पहली दफा हार गए लेकिन दूसरी दफा जीत जाएंगे. ठीक है, so w1 की probability क्या है? w1 की probability is, answers in the chat window. तो अहमद जुबैर, ये ब्लैक जैक की टीम जो है वो गैम्बल्ड एंड वॉन, ये प्रोबेबिलिटी की वजह से नहीं जीतते, वो कार्ड काउंटिंग की वजह से जीतते हैं. But that's a different story for another time. So probability of W2, what is the probability of W2? इसका मतलब पहला आप हारे और दूसरे वाले पे जीते हैं, पहला हार गए और दूसरे वाले पे जीत गए. So this is 1/4. Now probability of eventual win is equal to the summation of probability 1 से infinity तक, कभी तो जीतेंगे, probability of Wi, which is equal to 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus ... all the way up to infinity, which is equal to, this is a geometric sequence by the way, and this is geometric sequence. The sum of this geometric sequence is 1/2 divided by 1/1 minus 1/2, which is equal to 1. So the probability that you will eventually win is 1. Okay? It is guaranteed with 100% probability कि आपको $1 मिलने वाला है. आप $1 लें, एक दफा ये गेम का राउंड खत्म करें, उसके बाद दोबारा से शुरू करें, फिर $1 लें और फिर रिपीट करते जाएं. Now you can earn a lot of money like this. ये तो आप infinite पैसे आपके पास आ जाएंगे. So there is some flaw in here. And what is that flaw? Anyone? Game is not in the favor of the house. Probably someone giving you equal odds. You can play infinite round, half chance of winning. It is haram. Okay, all right. Well, the drawback here is कि देखें ये विन तो आप कर देंगे, लेकिन the amount of money needed to keep winning this game is infinite. If you have infinite amount of money, then you should play this game. If you don't have an infinite amount of money, then you must not play this game. Otherwise, you will go bankrupt. वो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके सारे पैसे उड़ जाएंगे. आप in sequence, there is a non-zero probability in sequence, आप जो है वो 20 दफा हार जाएंगे. अगर आप 20 दफा हार गए तो आपके बहुत पैसे वहां पर निकल जाने वाले हैं. ठीक है, 50 दफा हार गए तो you will not have the money in the bank कि आप 50 दफा हारना अफोर्ड कर सकते हैं, because every time you are doubling the bet. 31 टाइम्स अगर आप करें, 31 टाइम्स इसको करें, आपको $4 बिलियन चाहिए. इसको 31 टाइम्स सिर्फ अगर रिपीट करें, so there is a non-zero probability that you will lose a sequence of 31 tosses. 31 टाइम्स consecutively lose कर गए तो आप गए. ठीक है,
Now, there is another problem. It is called gambler's ruin problem. Gambler's ruin problem. What is a gambler's ruin problem? Okay, A starts with $4 and B with $6. Okay? Toss a biased coin. Toss a biased coin. Probability of head is 0.6. ठीक है? If head, तो A win कर जाता है. अगर head आ गया तो A win कर गया, and B gives $1 to A. If tail, then A loses, and A gives $1 to B. तो आप ये देखें, ये गेम चलती जाएगी. कभी ए ऊपर जाएगा, नीचे ए बी, कभी इधर से उधर पैसे होते जाएंगे. Repeat until someone has the entire money. अब ये देखें, ये इनफाइनाइट नहीं चलेगा. ये वो वाला किसी ने सवाल शुरू में पूछा था कि इसको आप फिक्स कैसे करेंगे. ये उसकी एक वेरिएशन है उसी प्रॉब्लम की. Someone has entire money. जो $10 थे आपके पास टोटल, वो किसी के पास आ गए हैं. अब दूसरा वाला जो है ना, the other is ruined. There is a couple of very interesting probabilities जो C book for this problem. वो book में calculate हुई थी for this problem. So there is one thing that I wanted to mention before we sign off for today's lecture. It's called conditional independence. Conditional independence. There is 1 or 2 questions in the homework जो conditional independence के ऊपर है. Very simple concept. Very simple concept. 2 events A and B may not be independent in general, but given something else, given some other event, they can be. ऐसा हो सकता है कि 2 इवेंट A और B आपस में इंडिपेंडेंट ना हो, लेकिन given a third event they are independent. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपके पास probability of A and B is not equal to probability of A into probability of B. इसका मतलब है A और B independent नहीं है. A और B independent नहीं है. However, given C, एक इसको कहने का तरीका ये है कि probability of A and B given C is equal to probability of A given C into probability of B given C. So this is called conditional independence. Conditional independence. इसी को लिखने का, conditional independence को ही लिखने का एक और तरीका है, equivalent तरीका है. Remember हमने जब इंडिपेंडेंस की बात की थी, हमने कहा था कि इंडिपेंडेंस जो है is very related to conditional probability. If E and F are independent, then probability of E given F is equal to probability of E. So it's exactly the same thing. If A is independent of B, think of this as A given B given C. This is A given B given C. This is equal to the probability of A given C. A given C. ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट चीजें हैं, और दोनों का मतलब ये है कि A and B are conditionally independent of C. Conditionally independent of C. ठीक है. Now ये एक एग्जांपल हमने पिछले दिनों की थी, लास्ट लेक्चर में की थी. R1 is rain on day 1, R2 is rain on day 2, and D is rain on exactly one day. सिर्फ एक ही दिन जो है वो होगी. ठीक है. The question is, are R1 and R2 independent? हमने कहा था 50% चांस है किसी भी दिन बारिश होने का इंडिपेंडेंटली. R1 and R2 independent. The answer is yes. Question is, are R1 and R2 independent given D? अगर D given हो,
अगर D गिवन हो तो R1 and R2 are not independent. If D is given, इसका मतलब है कि एक ही दिन बारिश होगी, तो अगर R1 हो गया तो R2 नहीं हो सकता, और अगर R2 हो गया तो R1 नहीं हो सकता, which means कि if D is given, R1 and R2 become dependent. इसका मतलब है कि कंडीशनली डिपेंडेंट हैं और अनकंडीशनली ये इंडिपेंडेंट है. दिस इज ए डिफरेंट. ये एग्जांपल जो है, ये ऊपर जो हमने किया है, इसमें ये था कि अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है, दे कैन बी कंडीशनली इंडिपेंडेंट. अगर ये दो इवेंट इंडिपेंडेंट हैं, दे कैन बी कंडीशनली डिपेंडेंट. ठीक है. सो व्हाट दैट मींस इज कि अनकंडीशनल independence and conditional independence, this does not imply this and this does not imply this. तो ऐसा हो सकता है कि दो इवेंट हो जो कंडीशनली इंडिपेंडेंट हो लेकिन अनकंडीशनली डिपेंडेंट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि अनकंडीशनली इंडिपेंडेंट हो और कंडीशनली वो डिपेंडेंट हो. सो this finishes the discussion here. There is one more last one. I will take just one extra minute to finish this. This is called Laplace's rule of succession. This is related to the topics that we have covered today. So see example in the book. Quickly से आपको बता देते हैं वो क्या है. Remember हमने आज कहा है कि we needed n failures before n successes before m failures. N successes before m failures. ठीक है. ये तो हमने ऊपर भी सॉल्व किया, प्रॉब्लम ऑफ पॉइंट्स के अंदर. ठीक है. बट नाउ आई वांट टू से कि आई वांट ए रन ऑफ n successes before a run of m failures. Before a run of m failures. ठीक है. इसका मतलब है कि आप वो जो सक्सेसेस हैं ये स्कैटर्ड नहीं, ये इकट्ठियां नहीं चाहिए आपके पास. So this is solved by using the Laplace's rule of succession. There is an example of that, very simple example based on the same principle जो हमने ये पहले पढ़े हैं, और ये भी आप जो है वो बुक से देख लें. बाय द वे जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी एक प्रोबेबिलिटी होती है, तो एक्सियम्स को फॉलो करती है. So just want to mention it here. Conditional probability follows the three axioms. क्योंकि conditional probability is also a probability axiom. So there are some caveats here. वो मैं एक notes के अंदर कोशिश करता हूँ कि उसको लिख दें अगर कोई important चीजें. But homework should give you good practice. उसमें काफी सारे सवाल हैं जो इन चीजों के बारे में है. Very simple, but थोड़ा से वो थिंकिंग आपकी रिक्वायर करेंगे. Make sure कि you spend time thinking about those problems और खुद से solve करें. Even if you are doing the problems in the groups, it is very important to understand each and every problem. Write up एक जमा कराने का ये मतलब नहीं है कि आप प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर लें मुख्तलिफ हिस्सों में और फिर उसके बाद उनको जमा करें. So make sure कि you understand each and every problem which is given in the homework. So next time we are going to start with random variables. से start करेंगे. Any questions? अगर कोई इस लेक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन है तो I'll be happy to answer now. Otherwise फिर हम सेशन क्लोज करेंगे. हम सर एक छोटी सी चीज पूछनी थी ऊपर जी. सर जहाँ पे हमने कंडीशनल इंडिपेंडेंस स्टार्ट की थी उधर, जहाँ पे हमने कंडीशनल इंडिपेंडेंस स्टार्ट की थी, जी बिल्कुल. तो ये नंबर 2 वाला दोबारा से एक्सप्लेन कर दें सर, क्या मतलब है? हाँ, नंबर 2 वाला जो है ना, ये बेसिकली ये कह रहा है, देखें मैं इस कलर में करता हूँ. दो डेफिनेशन थी हमारे पास इंडिपेंडेंस की. एक ये डेफिनेशन थी, ये मैं ग्रीन में लिख रहा हूँ, आपको नजर आ रहा है? जी नजर आ रहा है. ठीक है. एक ये डेफिनेशन थी इंडिपेंडेंस की, एक B is equal to probability of A. ये दो डिफरेंट डेफिनेशन थी, दोनों का एक ही मतलब है.
दोनों का यह मतलब है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है। कैसे कैसे ये देखिए यहाँ पे आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप इसकी डेफिनेशन ले लें तो दिस वुड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ये वही वाली ऊपर वाली एक्सप्रेशन है बेसिकली। जी सर। डज दिस मेक सेंस? जी सर। तो ये दोनों डेफिनेशन जो है ये इंडिपेंडेंस की हैं। बोथ ऑफ दीज डेफिनेशंस आर फॉर इंडिपेंडेंस। ये भी आपको बताता है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, ये भी आपको यही बताता है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, और दोनों इक्विवेलेंट चीजें भी हैं। बाय बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी जो है, इसको अगर मैं खोल के लिखूंगा तो वो आता है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को ये दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो पहली वाली एक्सप्रेशन ही आ जाएगी। ठीक है, जी सर, ठीक है। ठीक है। अब देखें, अब हमने हर चीज को जो है ना सी पे कंडीशन कर देना है। तो ये सेकंड वाली जो डेफिनेशन है और फर्स्ट वाली जो डेफिनेशन है, ये पहले वाली जो डेफिनेशन है वो इधर से आई है, उसको हर चीज को सी पे कंडीशन कर दिया है, और दूसरे वाली डेफिनेशन इधर से आई है, हर चीज को सी पे कंडीशन कर दिया है। सो ए गिवन बी जो है उसको सी पे कंडीशन कर दिया, यानी दिस इज ए गिवन बी एंड सी बोथ। ठीक है, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी। ए गिवन सी, बी के ऊपर जो डिपेंडेंस थी ना ए की, वो डिपेंडेंस ड्रॉप हो जाएगी अगर सी इज गिवन। इफ सी इज गिवन, if C is given, then the dependence of A on B will get dropped because A will become independent of B. ठीक है, और पहली वाली एक्सप्रेशन भी यही कह रही है कि A and B they are independent if C is given. If C is given, then A and B are independent. ये बेसिकली जो ग्रीन में मैंने जो लिखा हुआ है ना दो प्रोबेबिलिटी, दो एक्सप्रेशंस जो दो लिखी हुई हैं, ये दोनों एक्सप्रेशंस को मैं यहां से थोड़ा इरेज करता हूं। दोनों एक्सप्रेशन को आप ये करें, दोनों एक्सप्रेशंस के साथ ये करें कि कंडीशन ऑन सी कर दें। दोनों एक्सप्रेशन को कंडीशन ऑन सी कर दें, एवरीथिंग, एवरी प्रोबेबिलिटी कंडीशन ऑन सी, यू विल गेट नंबर 1 एंड नंबर 2। तो सर ए गिवन बी को भी जब कंडीशन करते हैं सी से, तो वो बी एंड सी हो जाएगा? वो बी एंड सी हो जाएगा। देखें, ए गिवन बी को जब आप सी पे कंडीशन करते हैं ना, ए गिवन बी का क्या मतलब है? ए गिवन बी का मतलब है कि आपको बता दिया बी इवेंट अकर किया है। ठीक है, it is given to you that B has occurred, ठीक है, and now you are looking to find the probability of A। अगर मैं A given B को C पे कंडीशन कर दूं तो इसका मतलब ये है कि now C is also given to you। B तो पहले से ही दिया हुआ था, अब C is also given to you। If C is now given to you, that means कि this is A given B and C। B and C both are given to you and you are to find the probability of A। ठीक है, but given C, A becomes independent of B। That means कि यहाँ से आप B को ड्रॉप कर सकते हैं। This is exactly the same। ये जो सेकंड वाली जो इक्वेशन, ये जो ग्रीन में है, इसी को C पे कंडीशन किया गया है, और ऊपर वाली जो है उसमें भी C पे कंडीशन किया। ठीक है सर, समझ आ गई, थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? Okay, I will stop the share and then sign off. I will close the session now. Thank you very much.